Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we are going to start a new chapter, that is client agency relationship and advertisement department. Then first topic is meaning of client agency relationship. The client agency relationship starts when a client appoints an advertising agency for making his ads. It continues till the ad agency provides satisfactory services to him. Basically, client agency relationship means clear relationship between advertiser and ad agency. क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप आपके तब स्टार्ट होते हैं जिस टाइम पर कोई भी क्लाइंट अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट तैयार करने के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करता है. देन ये रिलेशनशिप आपके तब तक कंटिन्यू रहते हैं जब तक एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्लाइंट को सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड करती रहती है. सच अ रिलेशन शुड ऑलवेज बी कॉर्डियल. देयर शुड बी अ म्यूचुअल ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू पार्टीज. अगर हम ये चाहते हैं कि क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप आपके प्रॉपरली मेंटेन रहे, इट मीन्स क्लाइंट और एजेंसी दोनों के बीच में रिलेशनशिप बेटर बने, तो उसके लिए म्यूचुअल ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है. उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो प्रॉपर कॉर्डियल बने रहने चाहिए, ताकि दोनों पार्टीज को ये क्लियर हो कि बेसिकली जो एडवर्टीजमेंट दी जा रही है उसका मेन पर्पस क्या है. अगर दोनों पार्टीज को ये पॉइंट क्लियर होगा, देन जो एडवर्टाइजिंग दी जाएगी वो एडवर्टाइजिंग कंपेन भी आपका इफेक्टिव रहेगा. इट इज सो सिंस द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ साइड्स इज सेम एंड टू मेक अ सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कंपेन. आज के टाइम में जहाँ पर एडवर्टाइजिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, वहाँ पर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती चली जा रही है, क्योंकि ये जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं ये क्लाइंट को कई तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और कंपटीशन को फेस करने के लिए इन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को हायर करना कंपलसरी होता चला जा रहा है. इट मीन्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी की डिमांड इंक्रीज़ होती चली जा रही है. और ये जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं ये क्लाइंट को जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जितनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, उसके बदले में कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन चार्ज करती है, और ये रेम्यूनरेशन एक कमीशन की फॉर्म में भी हो सकती है. देन सेकेंड पॉइंट इज नेसेसिटीज टू मेंटेन गुड रिलेशन. अगर हम ये चाहते हैं कि क्लाइंट और एजेंसी के बीच में रिलेशनशिप बेटर बने, तो उसके लिए उसकी क्या रिक्वायरमेंट है. लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट विल बी हार्मफुल टू बोथ पार्टीज. अगर दोनों पार्टीज के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं होगा तो दोनों पार्टीज के लिए ये हार्मफुल होगा. इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू मेंटेन गुड रिलेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड एड एजेंसी एज फॉलोज. मीनिंग टू वे कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फ्रेंडली क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप. इट मीन्स अगर हम ये चाहते हैं कि क्लाइंट और एजेंसी के बीच में रिलेशनशिप बेटर बने, तो टू वे कम्युनिकेशन होना जरूरी है, ताकि क्लाइंट और एजेंसी दोनों के बीच में टाइम के टाइम कम्युनिकेशन होता रहे और किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन एराइज ना हो. सेकेंड वन इज बोथ पार्टीज शुड टेक स्पेशल एफर्ट्स टू मेंटेन अ कॉर्डियल रिलेशनशिप. दोनों पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके बीच में रिलेशनशिप कॉर्डियल बने रहे. इट मीन्स उनके बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए दोनों पार्टीज को स्पेशल एफर्ट्स करना जरूरी है. एंड लास्ट वन इज द अप्रोच ऑफ गिव एंड टेक इज रिक्वायर्ड टू कीप रिलेशन ओवर अ लॉन्गर पीरियड. अगर उनके बीच प्रॉपर रिलेशन मेंटेन रहेंगे, देन उनके जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाएंगे. द नेक्स्ट टॉपिक इज गाइडलाइन. अगर हम ये चाहते हैं कि क्लाइंट एंड एजेंसी रिलेशनशिप बेटर बने, तो उसके लिए बेसिकली तीन गाइडलाइंस फॉलो करने जरूरी है. फर्स्ट वन इज सजेशंस फॉर बोथ पार्टीज, क्लाइंट एंड एड एजेंसी. सेकेंड वन इज गाइडलाइंस फॉर द क्लाइंट, इट मीन्स एडवर्टाइजर, एंड एजेंसी टू द एडवर्टाइजिंग एजेंसी. अगर हम इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, देन क्लाइंट एंड एजेंसी रिलेशनशिप आपके बेटर बनते हैं. Then next topic is definition. An independent business organization composed of creative and business people who develop, prepare and place advertising in advertising media for sellers seeking to find customers for their goods and services. The next topic is principles or factors contributing to effective advertising agency relationship. It means client agency relationship को effective बनाने के लिए different principles को follow करना जरूरी है. First point is not to advertise for immediate competitive unit. Long term तक अगर हम अपने client के साथ relationship को maintain करना चाहते हैं, तो advertising agency को advertiser के competitive unit की immediately advertisement नहीं देनी चाहिए. It means अगर वो किसी भी advertiser के प्रोडक्ट की advertisement दे रहा है, तो उसी प्रोडक्ट का जो कॉम्पिटिटिव राइवल होगा, उसी क्लाइंट का जो कॉम्पिटिटिव राइवल है, उसके प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट अवॉइड करनी चाहिए. इट मीन्स उसके उसके प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं देनी चाहिए. और अगर एडवर्टीजमेंट देनी हो, तो उसके लिए आपको अपनी फर्स्ट एजेंसी की कंसेंट लेना जरूरी होता है. इट मीन्स तभी उनके बीच में एजेंसी और क्लाइंट के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप लॉन्ग रन तक सर्वाइव कर पाएंगे. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज
क्लाइंट्स प्रायर अप्रूवल फॉर ऑल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो एडवर्टीजमेंट देने के लिए जो भी एक्सपेंसेस करती है उसके लिए उसे एडवर्टाइजर से पहले प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी है। इट मीन्स अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसी बिना अप्रूवल लिए अपना कोई भी एक्सपेंसेस कर देती है और वो एक्सपेंसेस अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इट मीन्स एडवर्टाइजर के एडवर्टाइजिंग बजट से ज़्यादा हो जाते हैं, उसके बजट को क्रॉस कर जाते हैं, देन उनके बीच में कई तरह की प्रॉब्लम्स एराइज होनी शुरू हो जाती हैं, जिससे उन दोनों क्लाइंट और एजेंसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इट मीन्स उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इट मीन्स जब भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी कोई भी एक्सपेंसेस करना चाहती है, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस, देन उसे फर्स्टली क्लाइंट से प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी है। नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट पेमेंट। एडवर्टाइजर को एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बदले में टाइमली उसकी रेम्यूनरेशन पे कर देनी चाहिए, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एजेंसी को भी फर्दर आगे मीडिया को या जो प्रोफेशनल पर्सन्स हैं उनको टाइम के टाइम पेमेंट करनी होती है। तो उसके लिए एडवर्टाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को टाइम के टाइम उसकी रेम्यूनरेशन पे करता रहे। नेक्स्ट इज पासिंग डाउन कैश डिस्काउंट टू क्लाइंट। इट मीन्स अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसी को मीडिया से किसी भी तरह का कोई कैश डिस्काउंट मिलता है तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिस्काउंट आगे एडवर्टाइजर को ट्रांसफ़र किया जाए। इट मीन्स एडवर्टाइजर को वो कैश डिस्काउंट अवेल करवाया जाए। नेक्स्ट इज नॉट टू ब्लेम एजेंसी फॉर मीडिया लैप्स। इट मीन्स अगर किसी भी रीज़न से मीडिया में टाइमली आपके एडवर्टाइजर के प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं दी जाती, या अगर मीडिया कभी भी एडवर्टीजमेंट के स्पेस को चेंज कर देता है, टाइमिंग्स को चेंज कर देता है, तो उसके लिए कभी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पर एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने प्रॉपर एड शेड्यूलिंग या एड पोजिशनिंग करके दी, लेकिन आगे मीडिया ने अगर उसे प्रॉपरली टाइम पर अगर एडवर्टाइज नहीं किया, तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी को ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए, ताकि उनके बीच कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन रहे। नेक्स्ट इज गुड सर्विसेज। एडवर्टाइजिंग एजेंसी को एडवर्टाइजर को मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट के ऊपर बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। इट मीन्स एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जितनी भी मार्केटिंग सर्विसेज दी जाती हैं उन सारी की सारी सर्विसेज को इकोनॉमिकल रेट्स के ऊपर और अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर क्लाइंट को सर्विसेज दी जानी चाहिए, ताकि एजेंसी क्लाइंट रिलेशनशिप आपके लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट इज ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। एडवर्टाइजर और एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, ताकि एडवर्टाइजिंग एजेंसी का जो क्रिएटिव टैलेंट है उसका पूरी तरह से बेनिफिट उठाया जा सके और बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज को अवेल किया जा सके। अगर कभी भी एडवर्टाइजर एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कोई भी सजेशन देता है एडवर्टाइजिंग के रिगार्डिंग, तो उन सजेशंस को भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को फॉलो करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली एडवर्टीजमेंट को तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट इज रिटर्न एग्रीमेंट। जिस टाइम पर एजेंसी और क्लाइंट के बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट आपका रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह के डिस्प्यूट एराइज ना हो, किसी भी तरह के डिस्प्यूट हो तो उसको अवॉइड किया जा सके। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या फ़ीस चार्ज करेगी और वो फीस कैसे कैलकुलेट की जाएगी, उसकी परसेंटेज ऑफ सर्विस चार्जेस क्या रहेंगे, या कैश डिस्काउंट कैसे अवेल किया जाएगा, ड्यू डेट जब होगी तो उस टाइम पर बिल की पेमेंट कैसे की जाएगी, किस ढंग से एडवर्टीजमेंट को तैयार किया जाएगा, ऑल ओवर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को रिटर्न एग्रीमेंट की फॉर्म में तैयार कर लेना चाहिए। इट मीन्स ऑल ओवर जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स की गई हैं उन सबको रिटर्न फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो। एंड लास्ट वन इज फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट बिटवीन एजेंसी एंड क्लाइंट। इट मीन्स एडवर्टाइजर और एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बीच में रिलेशनशिप को अगर मेंटेन करके रखना है तो उसके लिए दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो फ्रीक्वेंट होना चाहिए। इट मीन्स टाइम के टाइम उनके बीच में कॉन्टैक्ट होना चाहिए। जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं या अगर कोई भी प्रॉब्लम एराइज होती है तो दोनों मिल करके एक साथ डिसीजन लें, ताकि उन दोनों की जो उनकी थिंकिंग है वो मैच कर सके। इट मीन्स जो डिसीजन है वो राइट डिसीजन लिया जा सके और दोनों के बीच में किसी भी तरह से कोई कन्फ्लिक्ट एराइज ना हो। और अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है उस टाइम पर अदर पार्टी उसे क्रिटिसाइज ना कर सके और हर एक एक्टिविटी प्रॉपर रेगुलर वे से सिस्टमेटिक वे से चले, तो उसके लिए दोनों पार्टीज के बीच में, एजेंसी और क्लाइंट के बीच में फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट्स होने जरूरी हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रीजंस ऑफ क्लाइंट टर्नओवर। रीजंस ऑफ क्लाइंट टर्नओवर मीन्स कई बार एडवर्टाइजर और एडवर्टाइजिंग एजेंसी के रिलेशनशिप बेटर नहीं होते, जिस वजह से जो क्लाइंट है वो उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी को छोड़ देते हैं और किसी और
और एडवर्टाइज़र अपनी एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जितना भी वर्क है वो किसी और एडवर्टाइजिंग एजेंसी को दे देता है। वो इस टाइम पर ऐसा उस टाइम पर किया जाता है जिस टाइम पर एडवर्टाइजिंग एजेंसी की इमेज बहुत ही ख़राब हो जाती है और उसका बेनिफिट एडवर्टाइजर इट मीन्स वो प्रॉपरली अपनी सर्विसेज एडवर्टाइजर को प्रोवाइड नहीं करती। उस टाइम पर क्लाइंट टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है। डिफरेंट तरह के रीजंस हैं जिस वजह से क्लाइंट टर्नओवर इंक्रीज होता है। फर्स्ट पॉइंट इज पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। बेसिकली अगर एडवर्टाइजर एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू जो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड सर्विसेज दी जा रही हैं उनकी सर्विसेज से वो सेटिस्फाई नहीं होता, देन उस टाइम पर एडवर्टाइजर एडवर्टाइजिंग एजेंसी को जो वर्क दिया गया है उसको लीव कर देता है और किसी और एडवर्टाइजिंग एजेंसी को वो काम दे दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज फ्रीक्वेंट पर्सनल चेंजेस इन स्टाफ। कई बार एडवर्टाइजिंग एजेंसी की जो क्रिएटिव टीम है उस क्रिएटिव टीम के अंदर जो मेन एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो क्रिएटिव टीम है उसके अंदर से कुछ पर्सनस अगर मूव कर जाते हैं किसी अनदर एजेंसी में तो उस टाइम पर इन पर्सनल चेंजेस की वजह से भी एडवर्टाइज़र जो है वो अपनी एडवर्टीजमेंट का काम उस एजेंसी से ले लेते हैं और वो किसी और एडवर्टाइजिंग एजेंसी में शिफ्ट कर जाते हैं। इट मीन्स सिर्फ वो जो टॉप एग्जीक्यूटिव पर्सन है या जिन पर्सन जिस तरह के जो पर्सन जो हैं वो किसी और एड एजेंसी के अंदर मूव कर गए, सिर्फ उन पर्सनल चेंजेस की वजह से एडवर्टाइज़र अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट जो है वो किसी और क्लाइंट एजेंसी को ट्रांसफ़र कर देता है। किसी और एडवर्टाइजिंग एजेंसी को ट्रांसफ़र करने से जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कई तरह के लॉसेस भी बियर करने पड़ते हैं और इससे उस कंपनी की जो गुडविल है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी की जो गुडविल है वो भी उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट थर्ड वन इज़ पुअर कम्युनिकेशन। बेसिकली क्लाइंट और एजेंसी के बिटवीन में अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर ना हो और उनमें ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस कम हो तो उस केस में भी क्लाइंट टर्नओवर रेशियो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट ऑन पेमेंट। बेसिकली कई बार एजेंसी को टाइमली अगर फ़ीस नहीं मिलती या अगर एजेंसी बहुत हायर फीस चार्ज करती है, सर्विस चार्जेस बहुत ज़्यादा चार्ज करती है और कैश डिस्काउंट टाइमली क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं करती, देन उस टाइम पर पेमेंट को लेकर के एजेंसी और एडवर्टाइजर के बीच में कन्फ्लिक्ट राइज हो जाते हैं। उस टाइम पर भी क्लाइंट टर्नओवर रेशियो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज चेंज इन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। बेसिकली जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है उसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर अगर किसी भी तरह से कोई चेंज आता है, इट मीन्स जो अगर एडवर्टाइज़र अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देना चाहता है और उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर कोई भी चेंज अगर वो चाहता है, इट मीन्स हम एग्जांपल के तौर पर ये कह सकते हैं कि आज के टाइम में इंटरनेट का स्कोप इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। तो आज के मॉडर्न वे में अगर हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए इंटरनेट को यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन जिस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू हम एडवर्टीजमेंट इस टाइम पर एडवर्टीजमेंट कॉपी तैयार करवा रहे हैं उसे उन्हें इस इंटरनेट की नॉलेज नहीं है, तो उस टाइम पर भी मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए एडवर्टाइज़र अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को चेंज कर लेता है। नेक्स्ट इज पर्सनल कन्फ्लिक्ट। पर्सनल कन्फ्लिक्ट इट मीन्स कई बार जो आपके पास एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उसमें जो टॉप लेवल के पर्सन है और जो एडवर्टाइजर है उनके बीच में पर्सनल कन्फ्लिक्ट राइज हो जाते हैं। ये पर्सनल कन्फ्लिक्ट आपके किसी भी रीज़न से राइज हो सकते हैं, लाइक एडवर्टाइजिंग कंपेन के लिए जो कॉपी राइटिंग की जाती है, कॉपी डिज़ाइनिंग, सिलेक्शन ऑफ मॉडल, सिलेक्शन ऑफ मीडिया शेड्यूलिंग, इन डिफरेंट पॉइंट्स पर कई बार ईगो प्रॉब्लम आ जाती है जिस वजह से दोनों पार्टीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट राइज हो जाते हैं। इस वजह से भी कई बार एजेंसी को लीव कर दिया जाता है। इट मीन्स क्लाइंट जो है वो एजेंसी को लीव कर देता है। नेक्स्ट इज एजेंसी स्टार्ट्स एडवर्टाइजिंग फॉर कॉम्पिटिटिव यूनिट्स। अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसी एडवर्टाइजर के कॉम्पिटिटिव यूनिट की एडवर्टीजमेंट देना शुरू कर देता है तो उस कॉम्पिटिटिव राइवल की एडवर्टीजमेंट देने की वजह से एजेंसी और क्लाइंट के रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिस वजह से एडवर्टाइजर की जो एडवर्टाइजर अपने प्रोडक्ट की जो जो उसकी क्लाइंट टर्नओवर रेशियो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। इट मीन्स उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी से मूव कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लेस इंटरेस्ट ऑफ एड एजेंसी। बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि जो आपके पास एडवर्टाइज़र है वो जिस प्रोडक्ट की अपनी एडवर्टीजमेंट तैयार करवाना चाहता है उसे एडवर्टाइजिंग एजेंसी उसको इम्पोर्टेंस देना कम कर देती है। इट मीन्स जो एडवर्टाइज़र है, जो क्लाइंट है, उसके प्रोडक्ट की सेल धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ऐसा अगर क्लाइंट को फील होता है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी उसके प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट को प्रॉपरली अटेंशन नहीं दे रही और किसी भी तरह से मैसेज या एड अपील या एड कॉपी के अंदर जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली
ड्रास्टिकली अगर चेंजेस नहीं कर रही, तब भी उनके बीच के रिलेशनशिप है वो उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और उस टाइम पर क्लाइंट किसी दूसरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की तरफ मूव कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। इट मीन्स कई बार दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, जो क्लाइंट है उसका एजेंसी के ऊपर से विश्वास उठ जाता है, तो उस टाइम पर उन दोनों पार्टीज के बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज होने शुरू हो जाते हैं और इसका रिजल्ट क्लाइंट टर्नओवर पर पड़ता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज। इट मीन्स कई बार क्लाइंट खुद ही ये चाहता है कि वो किसी और एड एजेंसी से अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कॉपी को तैयार करवाना चाहता है। इट मीन्स क्लाइंट खुद ही प्रेफर करता है किसी और एजेंसी की तरफ, देन उस टाइम पर भी वो किसी पुराने वाली एडवर्टाइजिंग एजेंसी से लीव कर जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ एजेंसीज गेट क्लाइंट्स। अगर एजेंसी ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स हमारे पास रिटेन रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को हम अट्रैक्ट कर सके, तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी को क्या करना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट इज थ्रू रेफरल्स। अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसी ये चाहती है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिले, तो उन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो रेफरल्स भी ले सकती है। इट मीन्स कई तरह की सजेशंस ली जा सकती हैं। जो प्रेजेंट के एडवर्टाइजर्स हैं वही कई डिफरेंट एडवर्टाइजर की के बारे में रेफरेंस देते हैं, सजेशंस देते हैं, वहाँ से एडवर्टाइजिंग एजेंसी को नए कस्टमर्स अवेल हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज बाय राइटिंग लेटर। कई बार एडवर्टाइजिंग एजेंसी कुछ पर्सनल लेवल पर कुछ लेटर्स को भी कुछ लेटर्स को भी सेंड करती है कस्टमर्स के पास। इट मीन्स कुछ प्रोबेबल क्लाइंट्स होते हैं जिनके पास कुछ कॉल्स की जाती हैं, लेटर सेंड की जाती हैं और उनके साथ कई बार उनके सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उनके ऑफिस तक विजिट भी किया जाता है, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लाइंट्स को अट्रैक्ट किया जा सके। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट सेल्फ। इट मीन्स कई बार हम हमारे जो पुराने क्लाइंट्स हैं, इट मीन्स जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उनके जो पुराने क्लाइंट्स हैं या जो उनका एक्सपीरियंस है, उनके एक्सपर्ट्स, उनका प्रीवियस वर्क कैसा रहा या उनके क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप कैसे रहे या आपने किन किन पहले किस किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उनकी एक बुकलेट तैयार करवाती है, उसके ब्रोशर तैयार किए जाते हैं ताकि न्यू क्लाइंट्स को कन्विंस किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग गुड इमेज। अपनी कंपनी की जो एफिशिएंट सर्विसेज हैं उनके बारे में बता करके एड एजेंसी अपनी कंपनी की इमेज को इंक्रीज कर सकती है, उसकी गुड इमेज को क्रिएट किया जाता है ताकि फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। एंड लास्ट पॉइंट इज ऑफरिंग मार्केटिंग सर्विसेज। अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को अट्रैक्ट करना चाहती है तो कई तरह की मार्केटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, लाइक सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स किए जाते हैं, पब्लिक रिलेशन या मार्केटिंग रिसर्च, कंज्यूमर रिसर्च, पब्लिसिटी, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करके भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ कैन क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप बी इम्प्रूव्ड। इट मीन्स अगर हम ये चाहते हैं कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी और क्लाइंट के बीच के रिलेशनशिप को बेटर बनाया जा सके, उन्हें इंप्रूव किया जा सके, तो डिफरेंट स्टेप्स को हमें फॉलो करना जरूरी है। प्रॉपर कम्युनिकेशन होना जरूरी है। मेक कॉन्ट्रैक्ट क्लियर। जो भी एग्रीमेंट साइन किया गया उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। टेकिंग प्रायर अप्रूवल। इट मीन्स कोई भी अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किए जाने एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू तो उसे पहले एडवर्टाइजर से प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी है। पासिंग डाउन कैश डिस्काउंट। अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसी को पहले कोई भी डिस्काउंट मिलता है तो उस टाइम पर वो डिस्काउंट आगे कस्टमर्स को, आगे क्लाइंट को भी पास डाउन किया जाना चाहिए। मेकिंग रिटर्न एग्रीमेंट। दोनों पार्टीज के बीच में जो भी एग्रीमेंट हो रहा है वो एग्रीमेंट आपका रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। सेटिस्फाइंग क्लाइंट विद द क्वालिटी ऑफ एडवर्टाइजर। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू एडवर्टाइजर को जो भी सर्विसेज दी जाती हैं उसकी क्वालिटी आपकी बहुत बेटर होनी चाहिए ताकि क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई रह सके। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग बेटर मार्केटिंग सर्विसेज। ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजिंग एजेंसी को बेटर मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, चाहे वो सेल्स प्रमोशन हो, कंज्यूमर रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च, प्लानिंग, डेवलपिंग, प्लेसिंग, इवेल्युएटिंग, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो सर्विसेज बेटर होनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इज गिविंग ड्यू वेटेज टू सजेशंस ऑफ क्लाइंट। अगर क्लाइंट कोई भी सजेशन देता है तो उन सजेशंस को भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को फॉलो करना चाहिए। The next topic is meaning of agency remuneration. It means एजेंसी जो क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करती है उन सर्विसेज के बदले में जो अमाउंट चार्ज किया जाता है वो उसे हम रेमुनेशन का नाम देते हैं। इट मीन्स एजेंसी रेमुनेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द फीस फॉर द सर्विसेज ऑफ एजेंसीज बाय देयर क्लाइंट। इट मीन्स बेसिकली एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपने क्लाइंट को जो भी सर्विसेज देती है उसके बदले में जो अमाउंट चार्ज किया जा रहा है उसे हम रेमुनरेशन का नाम देते हैं। और जो ये रेमुनरेशन चार्ज की जाती है इसे डिफरेंट वे से, डिफरेंट मेथड से चार्ज किया जा सकता है। कैसे रेमुनरेशन को कैलकुलेट किया जाएगा उसके डिफरेंट मेथड्स आपके पास अवेलेबल हैं। दीज एजेंसीज इंक्लूड आपके पास पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ये जो जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं इन सब के बदले में सर्विसेज के बदले में कुछ ना कुछ अमाउंट चार्ज किया जाता है। और जो ये अमाउंट चार्ज किया जाता है वो कमीशन बेसिस पर भी हो सकता है, आर्ली रेट के अकॉर्डिंगली भी हो सकता है, फिक्स बेसिस पर भी हो सकता है,
है, या मंथली बेसिस पर भी अमाउंट चार्ज किया जा सकता है। इट मीन्स डिफरेंट तरह के मेथड्स हैं जिससे कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो रेम्यूनरेशन चार्ज करती है। बेसिकली मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग एड एजेंसी के आपके पास 3 तरह के मेथड्स होते हैं: कमीशन सिस्टम, सर्विस चार्जेस एंड फीस सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट इज कमीशन सिस्टम. The traditional method of compensating agencies is through a commission system, where the agency receives a specified commission from the media on an advertising space or time it purchase for its clients. The system provides a simple method of determining payment. Basically, commission system आपके पास एडवर्टाइजिंग एजेंसी को जो रेमुनेशन पे की जाती है उसकी रेमुनेशन को पे करने का सबसे ट्रेडिशनल मेथड है। इस मेथड के अकॉर्डिंगली जो मीडिया को एडवर्टाइजर अमाउंट पे करता है उस अमाउंट की एक फिक्स परसेंटेज के बेसिस पर एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक कमीशन चार्ज करता है। इट मीन्स जो बेसिकली जो रेमुनेशन का पार्ट होता है वो आपके पास 15% होता है, 15% टू 17% के अप्रॉक्सीमेट होता है, और ये अकॉर्डिंग टू कंट्री आपका वेरी भी कर सकता है। बेसिकली ज़्यादातर जो इसका रेमुनेशन का जो कमीशन का पार्ट चलता है वो आपके बेसिकली 15% का चलता है। इट मीन्स जो कस्टमर जो आपका क्लाइंट है उस क्लाइंट को जो की एडवर्टीजमेंट को जिस मीडिया पर एडवर्टीजमेंट दी गई है उस मीडिया को जितना अमाउंट क्लाइंट पे करता है उसका 15% का अमाउंट एज अ कमीशन एडवर्टाइजिंग एजेंसी को पे किया जाता है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। लाइक अगर हम ये कहें कि हमारे जो एडवर्टीजमेंट दी गई है वो टोटली मीडिया को बिल की पेमेंट हुई है 50,000, देन उसके ऊपर जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कमीशन पे की जा रही है वो आपके पास 15% का अमाउंट है। इट मीन 7,500 का अमाउंट पे किया जाएगा एडवर्टाइजिंग एजेंसी को। उसके ऊपर मीडिया ने कुछ कैश डिस्काउंट भी ऑफर किया 850 रुपीज़ का। देन टोटल मीडिया एजेंसी को पेमेंट हुई 41,650। और यहीं पर अगर हम ये कहते हैं कि अगर एडवर्टीजमेंट का टोटल अमाउंट जो क्लाइंट ने मीडिया को पे किया है वो टोटल 50,000 है और कैश डिस्काउंट आपके पास 850 रुपीज़ का है, देन एडवर्टाइजिंग बिल एडवर्टाइजर आपके पास कितना बना? आपके पास बना 49,150। देन एजेंसी की इनकम कितनी होगी? एजेंसी बिल एडवर्टाइजर माइनस मीडिया बिल एजेंसी। इट मीन्स एजेंसी को जो बिल की पेमेंट हुई थी वो एजेंसी को बिल की पेमेंट हुई थी 49,150 की और मीडिया को पेमेंट हुई 41,650 की। जो डिफरेंस अमाउंट बचा 7,500 का वो एजेंसी की एक तरह से कमीशन होती है। इट मीन्स वो इसकी रेमुनरेशन का पार्ट होता है। बेसिकली अगर हम कमीशन मेथड की बात करें तो कमीशन मेथड आपके लिए सबसे ईजीएस्ट मेथड माना जाता है। इसके कई तरह के बेनिफिट्स होते हैं, लाइक दिस सिस्टम इज ईजी टू एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड पॉइंट इज फिक्स रेट ऑफ कमीशन। थर्ड वन इज इट इज़ बेनिफिशियल फॉर मीडिया। इट मीन्स ये जो सिस्टम है आपके पास जो कमीशन सिस्टम है वो बहुत ही ईजी होता है इसे यूज़ करना। इसमें जो कमीशन चार्ज की जाती है वो फिक्स रेट से चार्ज की जाती है और इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मीडिया को भी मिलता है। एंड ये कहीं ना कहीं नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन को भी इंक्रीज कर देता है। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो कमीशन मेथड है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। Next method is service charges. Another way to compensate an agency is by adding or markup of percentage charge to various services the agency purchase from outside providers. These may include market research, artwork, printing, photography, and other services or material. Markup usually range from 17.65 to 20% and are added to the client's overall bill. Since suppliers to these services do not allow the agency a commission, percentage charges cover administrative cost while allowing a reasonable profit for the एजेंसीज एफर्ट्स। इट मीन्स बेसिकली जो सर्विस चार्जेस हैं ये आपके पास एक कमीशन सिस्टम से डिफरेंट है जिसमें एडवर्टाइजिंग एजेंसी एडवर्टाइज़र के लिए कुछ ना कुछ एडवर्टाइजिंग मटेरियल को परचेज करता है। जो भी ये एडवर्टाइजिंग मटेरियल परचेज किया जाता है उसकी जितनी कॉस्ट आती है उस कॉस्ट के ऊपर एक फिक्स परसेंटेज से उसके सर्विस चार्जेस ऐड कर दिए जाते हैं। तो जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है या जो उसने सर्विसेज परचेज की एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने उसके ऊपर एक फिक्स परसेंटेज का फिक्स होती है। इट मीन्स एक परसेंटेज फिक्स होती है वो आपके पास 15 to 20% की हो सकती है। और ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल होता है ये डिफरेंट तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लाइक फोटोग्राफी के एक्सपेंसेस हैं, ग्राफिक्स फ्रॉम आउटसाइडर सप्लायर्स के एक्सपेंसेस हैं, फिल्म डायरेक्टर के, स्क्रिप्ट राइटर के, फेमस मॉडल को जो अमाउंट पे किया जाता है उसकी जितनी भी कॉस्ट आती है उसके ऊपर 15% के सर्विस चार्जेस लगा दिए जाते हैं। और जो ये 15% के सर्विस चार्जेस लगाए जाते हैं यही उसकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की रेम्यूनरेशन होती है।
Next, third method is fees system. Agency also offer client the option of payment by project fees. The project fees might cover the time and cost of a specific campaign or all work completed during a specific period of time. The project fees represents a fixed cost, unlike the service fees which varies with the amount of work carried out. It means basically जो फीस सिस्टम है ये आपके पास डायरेक्टली एडवर्टाइजर जो एडवर्टाइजर से जो फीस चार्ज की जाती है वो अमाउंट होता है आपके पास फीस सिस्टम का। ये आपके पास एडवर्टाइजिंग एजेंसी की इनकम का एक सोर्स है जिसमें वो एडवर्टाइजर से एक फीस की फॉर्म में अमाउंट चार्ज कर रहा है। ये एडवर्टाइजर से जो अमाउंट चार्ज करता है वो फिक्स मंथली बेसिस पर भी चार्ज कर सकता है और एनुअल बेसिस पर भी ये अमाउंट चार्ज किया जा सकता है। बेसिकली ये फिक्स पीरियडिकल टाइम पीरियड के बेसिस पर चार्ज किया जाता है। ये पीरियड आपका प्री डिफाइंड स्पेसिफिक सर्विसेज के रिगार्डिंग होता है। इट मीन्स ये पहले से डिसाइड होता है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, उसी के बेसिस पर ही ये अमाउंट चार्ज किया जाता है। देन ये जो आपके पास फीस सिस्टम है ये कमीशन सिस्टम और सर्विस चार्जेस के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर मेथड माना जाता है। द एजेंसी चार्जेस अ फी basic monthly fees for all of its services and credits to the client any media commission earned. Agency and client agree on the specific work to be done and the amount the agency will be paid for it. It means ये तीन तरह के मेथड्स हैं जिसके बेसिस पर एडवर्टाइजिंग एजेंसी एडवर्टाइजर से रेम्यूनरेशन अपने अपने जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उसके बदले में रेम्यूनरेशन चार्ज करती है। The next topic is advertisement department. Advertisement department is a part of organization which performs function relating to advertising like ad copy designing, copywriting, ad execution, ad evaluation, purchasing advertising material, etc. For performing these functions, advertising department must have experts like copywriter, copy designer, web designer, script writer, film director, choreographer and cameraman, etc. Basically जो आपके पास एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट होता है, इसीलिए इसे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एडवर्टाइजिंग का नाम भी दिया जाता है। इसमें एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कई तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है लाइक एड कॉपी डिजाइनिंग, कॉपी राइटिंग, एड एग्जीक्यूशन, एड इवेल्यूशन, परचेजिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल। और इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट के अंदर कुछ एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जाता है लाइक कॉपी राइटर, कॉपी डिजाइनर, वेब डिजाइनर, कैमरामैन, आर्टिस्ट, कई तरह के पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। तो ऑल ओवर ये टोटल ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट माना जाता है जिसके बेसिस पर एड ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स भी किया जाता है, फाइनेंस कहाँ से अरेंज होगा, प्रोडक्ट की नेचर कैसी है, टारगेट कस्टमर की नेचर कैसी है, कॉम्पिटिटिव का प्रोडक्ट कैसा है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देन एडवर्टाइजिंग कॉपी को तैयार किया जाता है। इस तरह के डिपार्टमेंट अपॉइंट करने से हमें एक्सटर्नल किसी भी एड एजेंसी को अमाउंट पे नहीं करना पड़ता, देन हमें किसी भी तरह के कोई सर्विस चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। तो और टोटली हम जो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है उसी की वही ये सारी की सारी सर्विसेज को एडवर्टाइजिंग एजेंसी की सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट आपके पास डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर है। फर्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। बेसिकली एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है और उनके फंक्शंस के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस को अपॉइंट किया जाता है। वो फंक्शंस के हिसाब से इन डिपार्टमेंट्स को बनाया जाता है। लाइक कॉपी राइटिंग जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है उसके बेसिस पर एक मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है, कॉपी राइटिंग मैनेजर, एज इट इज़ आर्ट मैनेजर, एड प्रोडक्शन मैनेजर, मीडिया मैनेजर, एड इवेल्यूशन मैनेजर। इट मीन्स जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू, जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं उसके बेसिस पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं और हर डिपार्टमेंट का एक एडवर्टाइजिंग मैनेजर अपॉइंट किया जाता है जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है, स्पेशलिस्ट होता है। उस हेड को ये सारे मैनेजर रिपोर्ट करते हैं। देन सेकेंड बेस है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड। इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन कई बार कई तरह के प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है या कई तरह के ब्रांड्स में डील करती है, तो हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, हर ब्रांड के अकॉर्डिंगली जो एक सेपरेट मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है और उसकी रिपोर्टिंग भी एक स्पेसिफिक एडवर्टाइजिंग मैनेजर को रिपोर्टिंग की जाती है। इट मीन ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, ब्रांड डी, हर एक ब्रांड के लिए अलग अलग एडवर्टाइजिंग मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल सेगमेंट। इट मीन्स ज्योग्राफिकल सेगमेंट के बेसिस पर भी हम इसका डिवीजन कर सकते हैं। ये बेसिकली तब किया जाता है जिस टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को किसी एक प्लेस पर सेल नहीं कर रही बल्कि कई तरह के कई डिफरेंट प्लेसेस पर अगर एडवर्टीजमेंट कंपनी देना चाहती है तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट देने के लिए उसे ज्योग्राफिकल वाइज सेगमेंट्स बनाने पड़ते हैं। अगर वो नेशनल लेवल पर अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट तैयार करवाना चाहती है, इंटरनेशनल लेवल पर अगर प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देना चाहती है तो उसके लिए ज्योग्राफिकल सेगमेंट वाइज उसका अलग अलग डिवीजन कर दिया जाता है। लाइक एरिया 1, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी एंड एरिया डी। अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंगली, अलग अलग रीजनल के अकॉर्डिंगली
लिए अलग 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 मैनेजर्स को, एडवर्टाइजिंग मैनेजर्स को अपॉइंट किया जाता है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया। अगर हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट डिफरेंट मीडियाज पर देना चाहते हैं तो हर मीडिया के अकॉर्डिंगली अलग डिपार्टमेंट, अलग एडवर्टाइजिंग मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है। टीवी है तो टीवी पर एडवर्टीजमेंट देनी है तो टीवी एडवर्टाइजिंग मैनेजर, न्यूज़पेपर के लिए न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग मैनेजर, मैगजीन एडवर्टाइजिंग मैनेजर, आउटडोर एडवर्टाइजिंग मैनेजर, अलग अलग एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली, अलग अलग मीडिया के अकॉर्डिंगली डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मैनेजर्स को अपॉइंट किया जा सकता है। तो कई बार कंपनी किसी एक कॉम्बिनेशन को लेने के, इन सारे जितने भी ये बेसिस है आपके पास, इनके कॉम्बिनेशन को भी यूज कर सकती है अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपके पास फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। बेसिकली एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट की डिफरेंट तरह के जो फंक्शंस परफॉर्म करती है उसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका प्लानिंग फंक्शन। प्लानिंग फंक्शन मीन्स जो एड डिपार्टमेंट है वो कई तरह के प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करना, और वो भी एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव टॉप मैनेजमेंट की कंसल्टेशन के बेसिस पर ही फिक्स किए जाते हैं। ये एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट ही एडवर्टाइजिंग बजट को बनाता है और ये फिक्स करता है कि डिफरेंट कौन कौन सी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी और डिफरेंट एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर कितना कितना अमाउंट स्पेंड किया जाएगा। इट मीन्स टोटली एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम बनाने का काम जो किया जाता है, टोटली प्लानिंग करने का काम एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट करता है। सेकंड पॉइंट इज रिसर्च फंक्शन। एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट प्लानिंग करने के साथ साथ रिसर्च का भी काम करता है। इट मीन्स रिसर्च डिपार्टमेंट, एड डिपार्टमेंट, इन टोटली रिसर्च का काम भी एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट करता है, जिसके अंदर डिफरेंट तरह की रिसर्च की जाती है कि कस्टमर का टेस्ट क्या है, कस्टमर की प्रेफरेंसेज, फैशन किस चीज़ का चल रहा है, फैशन ट्रेंड, मार्केट कंडीशंस, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजीज, इन सब के ऊपर रिसर्च वर्क करने का काम भी एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट का होता है। नेक्स्ट वन इज क्रिएटिव फंक्शन। एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट कई तरह के क्रिएटिव फंक्शन भी परफॉर्म करता है, लाइक मैसेज को डिसाइड करना, एडवर्टाइजिंग अपील, एडवर्टाइजिंग का लेआउट कैसा होना चाहिए, या एड कॉपी जो तैयार की जाएगी उसमें कॉपीराइटर, आर्टिस्ट, वेब डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, कार्टूनिस्ट और कैमरामैन, इन सब की एक टीम तैयार की जाती है और ये सारी टीम की सर्विसेज अवेल करके एक बेस्ट एडवर्टीजमेंट कॉपी को तैयार करने का काम भी एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट करता है। नेक्स्ट इज टू कॉन्टैक्ट आउटसाइड एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अगर कभी भी हमें एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के लिए कोई, अगर एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम बहुत ही टेक्निकल नेचर का होता है और हमें आउटसाइड एजेंसी की सर्विसेज अवेल करनी हो तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट ही आउटसाइड एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ कॉन्टैक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जीक्यूशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। एक बार मीडिया की सिलेक्शन करना, उस पर एडवर्टीजमेंट किन टाइमिंग्स पर देनी है, राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट फॉर्मेट में किस में एडवर्टीजमेंट को कैसे इशू किया जाएगा, मीडिया बिल की पेमेंट कैसे की जाएगी, इन सब एक्टिविटीज़ को भी एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट ही परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शन। एक बार एडवर्टीजमेंट को जब एग्जीक्यूट कर दिया जाता है तो एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट उसकी इफेक्टिवनेस को भी चेक करता है। इस इफेक्टिवनेस के अंदर एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है उसके वीक पॉइंट को फाइंड आउट किया जाता है। अगर उसमें कोई भी वीक पॉइंट है तो उसे उन एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ को इस ढंग से इंप्रूव किया जाता है ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम राइज ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिसिटी फंक्शन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन अलग से एक सेपरेट आपके पास पब्लिसिटी डिपार्टमेंट नहीं बनाती, बल्कि वहाँ पर एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट ही पब्लिसिटी का फंक्शन भी परफॉर्म कर देता है। एंड लास्ट वन इज अदर फंक्शन। इसके अलावा भी, इन सारे फंक्शन के अलावा भी एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट कई तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है, लाइक एडवर्टाइजिंग मटेरियल को परचेज करना या एडवर्टाइजिंग मटेरियल को कैसे इशू किया जाएगा, और सभी पर्सनल सेलिंग या सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म की जाएंगी, कॉम्पिटिटर कैसे कौन सी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है, इन सारी एक्टिविटीज़ को भी एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट ही स्टडी करता है और इन सारे फंक्शंस को एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट ही कंप्लीट करता है। तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।